क्या पढ़ाए थे बाबू? चलो विराट खड़ा हो जाओ, कॉपी बंद करो। चलो बताओ तुमको एक सेल दिए, ठीक है, नहीं पता कि बैक्टीरिया का है, फंगाई का है, प्लांट है, एनिमल है, हमको कुछ नहीं पता। सारे पॉसिबिलिटीज को तुमको देखते हुए तुम डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे एक सेल से? तुम डीएनए को कैसे निकालोगे? क्या क्या यूज करोगे? सीक्वेंस में बताओ एक मिनट। हाँ ठीक है, पहले सबसे पहले होता क्या है? बाहर में क्या होता है? अरे बोलो भाई, तुमसे पूछ रहे हैं। सेल वाल होता है, ठीक है, उससे उसके साथ क्या करोगे तुम? उसको हटाएगा। कैसे हटाएगा बाबू? क्या प्रेजेंट होगा कि उसके लिए क्या यूज करेगा तुम? स्पेसिफिक चीजें बताओ, जल्दी बताओ। चलो तुम्हारे बगल वाला लड़का, कॉपी बंद करो, खड़ा हो जाओ। चलो बताओ। हाँ वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। एक डीएनए को तुम कैसे निकालोगे? तुमको पता नहीं कि फंगी है, बैक्टीरिया है, प्लांट है। क्या पहले, सबसे पहले क्या होता है बाहर में? तो पहले किसको तोड़ेंगे? सेल वाल को तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या क्या प्रेजेंट होगा? अगर मान लिया फंगाई हुआ तो क्या यूज करेगा? काइटिनेज यूज करेगा। क्यों क्यों यूज करेगा काइटिनेज? फंगी में काइटिन पाया जाता है, कहां पे? बताओ बताओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में काइटिन पाया जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग काइटिनेज यूज करेंगे, यही ना? बताइए। एक छोटा सा चीज याद नहीं हुआ आपको? कैसे होगा बाबू? यही बताए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है काइटिन। हाँ कमिंग कमिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है काइटिन। कहाँ होता है? बायोलॉजी जस्ट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसको, समझे? नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझो कि भी 11-12 में कुछ नहीं है बायोलॉजी। 11-12 का बायोलॉजी कुछ नहीं है, तुम विश्वास करो, मतलब रत्ती भर नहीं है। आगे बायोलॉजी फील्ड अगर चूज करोगे ना गलती से, तो तुमको फिजिक्स से भी हार्ड लगेगा। फिजिक्स उसके सामने, मैथ उसके सामने कुछ नहीं है। तुम एक पेज पढ़ के याद रखना, तुम एक पेज पढ़ने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। इतना नया नया वर्ड आएगा कि तुम्हारा जो जीभ है ना वो नहीं उल्टाएगा बोलने के लिए, तो याद कहां से रखोगे? जीभ तो उल्टाएगा ही नहीं, नाम तो दूर की बात है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। हर चीज नया, ठीक है, हर लाइन नया, हर वर्ड नया। इसमें तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उस पर पूरा पेज में लिखा हुआ है एक ही कॉन्सेप्ट को बस। और नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही अब अभी तुम लोग को हमको याद करवाए, जैसे मान लिया जाए कि अभी एक मसल को तुम लोग को बता दे। एक मसल पूरे यहां से, केवल हैंड में टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल 23 मसल है। कितना? 23 मसल। यहां से लेके यहां तक 23 मसल्स होता है केवल ह्यूमरस में। ये यहां से लेके, हाथ से लेकर के यहां तक एक बित्ता में 18 मसल है। कितना? 18। और वो 18 का नाम तुमको बताएंगे ना तो पागल हो जाओगे कि ये कब याद करेंगे, तो हो ही नहीं सकता है, ये नामुमकिन है कि याद रह जाएगा हमको। यहां से लेके यहां तक 18 मसल है। और उस मसल का, केवल मसल का नाम याद नहीं करना होता है, मसल का ओरिजिन, कहां से मसल ओरिजिन हुआ है, उसका इंसर्शन कहाँ है, ठीक है, ये भी याद करना पड़ता है। हाँ कमिंग, समझे? तो अभी बायोलॉजी तुम लोग को आसान मिला है, तो उसको कोशिश करो कि मतलब हंसते खेलते हुए याद कर ले, उसको इंजॉय में याद कर ले, ठीक है? एग्जाम्पल जो देते हैं उसको थोड़ा इंटरटेनिंग बनाओ, याद करने का कोशिश करो। चलो आगे संतोष बताओ, सब कोई सुनेगा, थोड़ा लॉडली बोलो। हाँ हाँ ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ हाँ सेलुलेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आओ सेल मेम्ब्रेन। पहले याद करो कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता था। सेल मेम्ब्रेन पहले याद करो किससे बना होता था, वो याद करो।
तब खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा तुमको। बताओ, सेल वाल के बाद क्या तोड़ेगा? हाँ, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला ही पॉइंट है भाई, मतलब पहला ही स्टेप है। यही भूल जाओगे तो फिर अभी तो 10 स्टेप बताना है, 11 स्टेप तक जाना है हम लोग को। और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सब लिखने के लिए आता है तुम लोग के बोर्ड में, ठीक है? पूरा कि पूछता है कि प्रोसेस बताओ, तो पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसमें थोड़ा सा लिखोगे, उसके बाद फिर देखोगे सब एक एक करके पॉइंट लिखना होगा तुम लोग को। बोर्ड क्वेश्चन में कैसे लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन तुम? चलो बगल, सेल वाल के बाद क्या तोड़ोगे तुम? ऊपर देखो, ऊपर सेल वाल के बाद क्या तोड़ोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ोगे। किससे तोड़ोगे? कॉपी में देख के नहीं बताना है, तुम क्लास में थे ना, तो फिर चलो तुम बताओ, शुरू से बताओ, सेल वाल से। हाँ, सेलुलोज से तोड़ेंगे, तो अच्छे से बोलो, सेलुलेज। आगे बोलो, पहले सेल वाल को कंप्लीट करो। सेल वाल को कंप्लीट करो पहले। कटाइन, अगर फंगी में रहेगा तो कटाइन, उसके बाद बोलना डाइन। काइटिन से तोड़ेंगे। चलो तुम बताओ, शुरू से बताना। हाँ, काइटिनेज से तोड़ेंगे, ठीक है? आगे बताओ। बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, तो लाइसोजाइम से तोड़ेंगे। हाँ, सेलुलेज से तोड़ेंगे। आगे बताओ। हाँ, किससे बना होता है? प्रोटीन से। अच्छा, और लिपिड बाइलेयर से। तो किससे तोड़ेंगे? लाइपेज से तोड़ेंगे। प्रोटीन रहा तो प्रोटीएज से तोड़ेंगे। अंदर में राइबोसोम को आरएनए से तोड़ेंगे। किसके लिए? नाम है आरएनए, तो राइबोसोम को क्यों तोड़ेंगे उससे? आरएनएस। और बताओ, वो सारा अपने टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। डीएनए मिल जाएगा तुमको ऐसे। हम क्या बताए थे? डीएनए कब मिलेगा? उसको दारू पिलाते हैं ना, कैसा? चिल्ड दारू पिलाते हैं, ठीक है? हाँ, ये तो याद है तुमको, चिल्ड बियर पिलाते हैं। तो क्या होता है बताओ? रुको सब कोई, चिल्ड दारू पिला दिए तब क्या होता है? क्या होता है? क्या खत्म हो जाता है? चिल्ड दारू पिलाने के बाद डीएनए को क्या होता है? उससे क्या पूछ रहा हूं? दारू थोड़ी ना पिला है, इधर पूछ। क्या होता है बाबू बताओ? बस यही याद था सर, चिल्ड बियर। इसके बाद तो कुछ आगे पीछे याद नहीं। क्या होता है चिल्ड के बाद? डीएनए प्रेसिपिटेशन। उसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डीएनए स्पूलिंग। क्लास में ही कोशिश करो याद करने का, ठीक है? नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या चल रहे थे बताओ? क्या था? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप था ना, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलो, हाँ, काइटिनेज एंजाइम है तुम जो बोल रहे हो। काइटिन को गलाने के लिए काइटिनेज एंजाइम यूज करते हैं। एन ग्लाइकोसिडेज, नागर नाम, बेसिकली इससे बना होता है। एन एसिटाइल ग्लाइकन, समझे? इसी को गलाते हैं। काइटिन में ये प्रेजेंट होता है। काइटिन इससे बना होता है, नाग से। नाग याद रहेगा? कोई दिक्कत है? और एन एसिटाइल ग्लाइकन बोल तो रहे हैं यार। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है ये, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? बोलो। चलो देखो, अब इसमें आगे आए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखते हैं हम लोग, ठीक है बाबू? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताता है कि हम लोग इसको, सबसे पहले कौन बताएगा ये बात कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग क्यों बोल रहे थे? कल हम लोग इसको बताए थे। कौन कौन बता सकता है कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं हम लोग?
1 2 3 4 लोग, बस इतना ही लोगों को कल समझ आया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका नाम क्यों पड़ा। चलो बाबू बताओ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में। आगे बताओ। हाँ, किसके डीएनए को? तुम लोग सुना सब कोई? पीछे सुनाई दिया? एक बार जोर से बोलो। हाँ, सुनो क्या बोल रही है। सबसे पहले बोल ये रही है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो कहां होता है? बैक्टीरिया में। हाँ, जब कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उस पे किसी वायरस का अटैक होता है। क्या होता है? अटैक होता है ना। अगर किसी भी वायरस का अटैक हुआ बैक्टीरिया पे, तो इस वायरस का क्या नाम होता है स्पेसिफिकली? बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं इसको? जो वायरस स्पेसिफिकली किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। वो वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करेगा। जो बैक्टीरियोफाज है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता, वो केवल किसको करता है? बैक्टीरिया को। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज बोलो, ठीक है। दूसरा, वायरस जब इसको अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे अभी बहुत सारा वायरस घुस रहा है हमारे अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर रहा है? मार दे रहा है। इसीलिए हम लोग को कोई डिजीज नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम अभी नहीं रहता तो हर सेकंड तुम बीमार पड़ते, हर सेकंड एक नया बैक्टीरिया से तुमको बीमारी होता, एक नया वायरस से हो जाता। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है। तो बैक्टीरिया के पास भी तो कुछ होना चाहिए जो बैक्टीरिया को बचाएगा। हमारे जैसा इम्यून सिस्टम है वैसे बैक्टीरिया के पास भी होना चाहिए। तो बैक्टीरिया के पास क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि जैसे ही वायरस आता है इस पे अटैक करने के लिए, वायरस अटैक करता है। याद करो कि जब भी किसी बैक्टीरिया पे वायरस का अटैक होता है, यही था ना जी, जब भी किसी बैक्टीरिया पे वायरस का अटैक होता है तो ये केवल अपना डीएनए अंदर डालता है ना। तुम लोग देखोगे हासियन चीज का एक्सपेरिमेंट जब जाओगे तो उसमें देखना केवल क्या करता है? अपना डीएनए को अंदर डालता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये जो बाहर का प्रोटीनेशियस पार्ट है इसका, वो कहां रह जाता है? बाहर रह जाता है। देखो इस तरह से, ये ना ये नहीं है तुम्हारा, ये क्या रह जाता है? बाहर। और अंदर केवल क्या जाता है? इसका डीएनए या फिर आरएनए, क्योंकि दोनों में से कोई एक होता है ना। किसके पास? वायरस के पास। किसी के पास डीएनए होता है, किसी के पास आरएनए होता है। तो ये अपना यहां डाला, अब इसका डीएनए अंदर आया है, तो ये क्या करता है? डीएनए ये होस्ट जो डीएनए है, होस्ट मतलब बैक्टीरिया का डीएनए, हम थोड़ा हर सी चीज समझा रहे हैं ना, वो भी थोड़ा तुम लोग को रिकॉल हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसा ही अपना डीएनए को अंदर डालता है बैक्टीरिया, मतलब ये वायरस, बैठ जा बाबू, तो ये अंदर आया, आरएनए अंदर आया या तो फिर डीएनए। अभी चलो हम लोग एचआईवी वायरस मान के चल रहे। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस। इसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जिस वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं हम लोग रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अपना आरएनए को अंदर डाला, ठीक है, आरएनए को अंदर डाला, उसके बाद क्या करता है, ये आरएनए इससे जाकर के कंबाइन कर जाता है। किससे? होस्ट। होस्ट मतलब बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये वायरस का आरएनए है, इसके साथ जाके मिल जाता है, ठीक है। अब क्या करता है कि बैक्टीरिया अपना डीएनए आरएनए को तो मल्टीप्लाई करता ही है, क्योंकि उसको बहुत नंबर बढ़ाना है ना। देखते हो बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि 1 मिनट में हाफ प्लेट है, तो अगला मिनट में कितना हो जाएगा? तो डबल, फुल प्लेट हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि हर मिनट में उसका डबल होता है, पॉपुलेशन डबल हो जाता है हर मिनट में, हर सेकेंड में तुम्हारा उसका डबल हो जाता है। तो वही बोलता है कि अपना डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा। कौन करेगा? बैक्टीरिया। तो ये अपना जोड़ दिया इसके साथ,
तो अपना डीएनए जब ही मल्टीप्लाई करेगा तो साथ में इसका वाला भी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो दो डीएनए अगर बना बैक्टीरिया का बना तो साथ में दो आरएनए किसका बन जाएगा, वायरस का बन जाएगा, समझे। अब क्या करता है, इसी का मटेरियल यूज करके, जो इसके पास प्रोटीन है बैक्टीरिया के पास, इसी का मटेरियल यूज करके जो बहुत सारा आरएनए बना, बहुत सारा आरएनए बन गया होगा इस तरह से अंदर में बैक्टीरिया के साथ मतलब इसके साथ तो धोखाधड़ी किया ना, अपना वाला आरएनए जाके जोड़ दिया। अब बैक्टीरिया सोच रहा है कि हम अपना डीएनए को डबल कर रहे हैं, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि उसके साथ वायरस वाला भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, समझे। तो वही क्या होता है, बहुत सारा डबल हो जाता है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारा आरएनए बन चुका है, किसका बन चुका है, वायरस का। अब इसी का प्रोटीन यूज करके, इसी का खाना यूज करके अंदर में ये बॉडी बना लेता है इस तरह से, समझे। देखो ये बॉडी बना लिया। इसी तरह बहुत सारा वायरस बन जाता है, बहुत सारा अंदर में वायरस बन जाता है। उसके बाद जब बहुत सारा बन जाता है तो बैक्टीरिया को तोड़ देता है, क्या करता है, तोड़ देता, मार देता है, लाइसिस कर देता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया मर गया, अब सारा वायरस कहां निकल जाएगा, बाहर, समझे। तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, देख रहे हो अपने आप को बैक्टीरिया के अंदर। अब एक काम करते हैं, बैक्टीरिया के पास बचने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब जिस समय ये आरएनए घुसाया था, अगर हम लोग उसी समय उसको काट दे, जिस समय आरएनए को यहां घुसाया था ये वायरस बैक्टीरिया में, उसी समय कैंची लेके हम उसको काट दें, तो इसके साथ जाके जुड़ पाएगा, और नहीं जुड़ पाएगा तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, और मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो वायरस कभी बन पाएगा अंदर में बहुत सारा, नहीं ना। यही है डिफेंस मैकेनिज्म किसका, बैक्टीरिया का। और वो किसके थ्रू होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। तो समझे क्यों प्रेजेंट है बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, वायरस से बचाने के लिए। देखो इसमें पहला पॉइंट तुम लोग लिख लिए थे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं, लिखे थे ना तुम लोग। अब लिखो कि मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर डिस्कवर फ्रॉम 230 strain of बैक्टीरिया। हमारा अभी कितना प्रेजेंट है, वैसे है तो बहुत सारा, लेकिन कितना यूज में हमारा कितना भी नोन है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक हम लोग ढूंढ लिए हैं, ठीक है। कितना सारा बैक्टीरिया से, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से कितना सारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला हम लोग को, 900 रिस्ट्रिक्शन मिला है एंजाइम, ठीक है। मतलब कि 230 बैक्टीरिया को हम लोग देखे, 230 बैक्टीरिया से हम लोग 900 तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले हैं। एक बैक्टीरिया में 2-3 तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकता है, इसका मतलब तो यही ना है, ये कहने का मतलब तो यही है कि एक बैक्टीरिया में 2-3 तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, तभी तो 230 से कितना निकला है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला है हमारा, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोले तो ये कहां मिलेगा, ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते या नहीं। जितने भी बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, जितने भी प्रोकैरियोट्स है ना, लगभग में क्या मिलता है तुम्हारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में मिलता है तुम्हारा, है ना। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है। और लिख लो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही केवल ये काम करता है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है अभी हम बताते हैं, ठीक है। इसको लिखो पहले, ये बाबू प्रोकैरियोट्स हुआ इधर, आगे बढ़े, अगला पॉइंट लिखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद इन्फ्लुएंजा। चल लिखो, हिंद 2 HIND फ्रॉम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा
बैक्टीरिया ना, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से पहला हमारा जो है, सबसे पहला कौन डिस्कवर किया गया था, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम क्या था, हिंद 2। कौन से बैक्टीरिया से, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है, किसे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से पहली बार डिस्कवर किया गया था, और सबसे पहला डिस्कवर था, उसका नाम क्या था, हिंद 2, याद रखना। हुआ, आगे बढ़े। हिंद 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, समझे, इको R1, हिंद 2, SMAV1, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम था ना, और उसको कहां से निकाला गया, ठीक है। जैसे हिंद 2 सबसे पहला डिस्कवर किया गया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा बैक्टीरिया से, ठीक है, वहां से तुमको रिस्ट्रिक्शन मतलब निकाला गया था। चलो अगला नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अगर हम लोग इसका बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम acts as nucleases digest the nucleic acid. Are of two types. ओए, exonuclease and endonuclease. Cut the nucleotide from the ends, terminal end. Cut within the DNA. क्या हुआ, अभी बताए कहाँ है, तुम लोग लिखने पे काहे पड़ जाते हो, पहले बताने तो दो, उसके बाद लिखना, ज्यादा समझ आएगा। देखो अगला पॉइंट है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट्स एज ए न्यूक्लियेजेस, मतलब एक न्यूक्लियेज एंजाइम की तरह काम करता है, और क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को, है ना। दूसरा, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करें तो वो दो टाइप का होता है, कितना, दो टाइप का, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियेज का मतलब होता है कट द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल एंड, यानी कि टर्मिनल एंड से कट करेगा जब डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोन्यूक्लियेज, और घुस के बीच से काटेगा विद इन द डीएनए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, मतलब घुस के काटता है विद इन द डीएनए। तो ये दो टाइप का, एक्सोन्यूक्लियेज एंड तुम्हारा एंडोन्यूक्लियेज। बेसिकली ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, किसको कट करता है, लिख लेना यहां, कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
चलो लिखो, आगे बढ़े, हो गया, चलो। अब देखते हैं थोड़ा सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ना। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहने का यह मतलब होता है कि चाहे आप इधर से पढ़े राइट साइड से, चाहे आप लेफ्ट साइड से पढ़े, दोनों सेम मीनिंग निकलना चाहिए, सेम प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ईसाई। इधर से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? इधर से पढ़ो तो सेम है, इधर से पढ़ो तो डालडा, इधर से पढ़ो तो सेम है, चाहे लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से। मॉम, इधर से पढ़ो तो इधर से रमन, नमन, ये बोल रहे हो ना, ये ना, नयन भी है, नमन है, चाहे तुम इधर से पढ़ो या फिर सेम है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि तुम लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, सेम आना चाहिए। जैसे कि ईसाई इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, ईसाई पढ़ाएगा वो। तो अब आते हैं हम लोग डीएनए में इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो 3 डाइस GAATTC, 5, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखाएगा? ये 3 डाइस का 5 डाइस, G का C, A का, अरे डीएनए का कर रहे हैं, A का T का G का, हम बोलने हैं बस, अपना बोलते रहना है। ठीक है, हम कुछ भी बोले सर, आपसे क्या मतलब है? ठीक है, गलत बोलिए आप। अब देखो इसको इधर से पढ़ो तो GAATT, अब इसको इधर से पढ़ो, हुआ बराबर? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। अब अभी हम बताते हैं कि मान लिया जाए हम इसको इसका बनाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री CTAGTC, यहां 3 डाइस, ये 5 डाइस हो गया ना। अब पढ़ो तो इधर से GATCAG, इधर से पढ़ो तो है क्या बराबर? दोनों तरफ से सेम हो रहा है क्या? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा क्या? नहीं, ये है कि नहीं है? आप इधर से पढ़िए GAATTC, GAATT, चाहे इधर से पढ़े या चाहे इधर से पढ़े, हो गया बराबर? सेम चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहां लिख लेना, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब बताओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस पे काम करेगा, इस पे या इस पे? इस पे काम करेगा। अगर इस तरह का डीएनए दोगे तभी वो काटेगा, इस डीएनए पे काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं करेगा।
इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। समझे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब? तो क्या लिखोगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में? रीडिंग ऑफ सीक्वेंस सेम on either side, either direction of DNA। नहीं, हमको देखना है वो लिख लेना दो एग्जाम्पल, वहां लिख लेना कि नॉट वर्क रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां लिख लेना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क, काम करेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझे तुम लोग? हम एग्जाम्पल देंगे तो बना लोगे तुम लोग? क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग को बताना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या नहीं। अभी क्वेश्चन देंगे तो चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, कोई किसी एक दूसरे का नहीं देखेगा, ठीक है? और किसी को देख लिए उसको यहां बुलाएंगे हम और बोर्ड पे लिखवाएंगे क्वेश्चन। चलो जल्दी से बनाओ और बताओ कौन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में है और कौन नहीं है। अभी वैसे नहीं बताना, सब अपना अपना बनाएगा, ठीक है? रफ में बना के हमको दिखाओ। ये पैलिंड्रोमिक है? नहीं है। समझ आया कहां कहां गलती किया था? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए का कितना स्ट्रैंड होता है? एक या दो? देखो ये ऐसे होता है डीएनए। विवेक रंजन जी मारने आ रहा है क्या हमको? देखो इधर, ये डीएनए होता है, ठीक है? डीएनए का कितना स्ट्रैंड होता है? दो स्ट्रैंड, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो डीएनए को ऐसे लिखते हैं, है ना? दो स्ट्रैंड बनाते हैं। तो जो इसको रहता है, इसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस रहता है, इसी को देख के किसे बनाते हैं? नीचे वाला में ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? ये वाला, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। तो हम तुमको एक ठो दिए थे ये वाला, तो तुमको ये बनाना होगा ना उसका नीचे वाला। तो वही तुम जो जीसीटी किए ना, वो ये वाला तुम बनाए, ठीक है? हम तुमको ये दिए थे और ये कंप्लीट मिला के क्या हो गया? डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। समझ में आया? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन वाला है? 2 और 4। तो आप पहचान लोगे। आप क्वेश्चन तुम्हारा देगा नीट में या फिर तुम्हारा एमसीक्यू में देता है बोर्ड में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस सीक्वेंस पे काम करेगा, और 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से। तो ढूंढ लोगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहले बनाओगे, देखोगे हाँ इस पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी पे काम करेगा। समझ आया? चलो अब थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। टाइम बचा है क्या? बस थोड़ा सा लिख लो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तुम्हारा? किसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। लिख लेना यहां पे। देखो 2 तरह का होता है इसका बाबू। जो कट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, बेसिस ऑफ कटिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस,
ठीक है। एक होता है तुम्हारा स्टिकी इन, क्या होता है, एक स्टिकी इन काटता है, दूसरा एक होता है ब्लंट इन। चलो इसको लिख लो, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ब्लंट इंड को कैसे बोलेंगे और स्टिकी इंड कब बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कल पढ़ते हैं ना, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट फॉर द नाइट।